नमस्कार और स्वागत है। आज हमारे पास एक ऐसा कानून है जिसके बारे में हम सबने सुना तो है, लेकिन शायद ही इसकी बारीकियों को समझते हों। दहेज रोकने वाला कानून 1961। हम अक्सर सुनते हैं कि दहेज लेना और देना दोनों अपराध है, पर कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है। आज हम इसी कानून की परतें उधेड़ेंगे और देखेंगे कि 60 साल से भी पुराना ये कानून आज के जमाने में कितना मायने रखता है और असल में काम कैसे करता है। बिल्कुल। और आज हम इसे किसी किताबी अध्याय की तरह नहीं पढ़ेंगे, हम इसे एक कहानी की तरह समझेंगे। सोचिए, इस कानून का हर सेक्शन, हर धारा समाज में किसी असली समस्या का जवाब है। 1961 में कानून बनाने वालों ने जो दूरदर्शिता दिखाई, उसे समझना आज बहुत जरूरी है, खासकर मैं कहूंगा कानून के छात्रों के लिए। तो चलिए, सिर्फ ये नहीं जानते कि कानून क्या कहता है, बल्कि ये भी समझते हैं कि वो ऐसा क्यों कहता है। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं, जो अक्सर सबसे मुश्किल होता है। कानून की नज़र में दहेज आखिर है क्या? क्या हर तोहफा दहेज है? अगर शादी के बाद कोई महंगी चीज दी जाए तो क्या वो भी दहेज है? यही यही इस कानून का दिल है, जो हमें मिलता है धारा 2 में। देखिए, कानून इसे बहुत व्यापक तरीके से परिभाषित करता है। अच्छा। हाँ, आसान भाषा में कहें तो कोई भी संपत्ति या कोई भी कीमती चीज जो शादी के एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को दी हो या देने का वादा किया हो, वो दहेज है। इसमें कौन दे रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ता, चाहे माता पिता दें, रिश्तेदार दें या कोई और समय का? और कब दिया जा रहा है, इससे भी फर्क नहीं पड़ता, शादी से पहले, शादी के वक्त या शादी के बाद, कभी भी। मतलब समय और व्यक्ति की कोई सीमा नहीं है। पर इसमें कोई तो शर्त होगी, वरना हर लेन देन दहेज कहलाएगा। बिल्कुल। और वो सबसे जरूरी शर्त है कि वो लेन देन विवाह के संबंध में होना चाहिए। यही वो जादुई शब्द हैं जो एक सामान्य तोहफे को दहेज से अलग करते हैं। मतलब अगर कोई चीज इसलिए दी जा रही है क्योंकि ये शादी हो रही है, हाँ, बस। तो वो दहेज के दायरे में आ जाती है। हालांकि इसमें एक अपवाद है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत दिया जाने वाला मेहर इसमें शामिल नहीं है, उसे कानून अलग रखता है। ठीक है, तो परिभाषा काफी बड़ी रखी गई है ताकि कोई बच ना सके। अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई इस दायरे को लांघता है तो उसे सजा क्या मिलती है? मान लीजिए किसी ने दहेज ले लिया या किसी परिवार ने दबाव में दे दिया। यहाँ धारा 3 बहुत सख्त है। ये साफ कहती है कि दहेज देना, लेना या किसी को ऐसा करने के लिए उकसाना, तीनों ही अपराध हैं। तीनों? हाँ, तीनों। और सजा छोटी मोटी नहीं है, कम से कम 5 साल की जेल। 5 साल? और साथ में जुर्माना, जो कम से कम 15,000 रुपए, या दहेज की कीमत जो भी ज्यादा हो उतना होगा। एक मिनट, यहाँ एक दिलचस्प बात है। सजा देने वाले को भी है और लेने वाले को भी। समाज में तो अक्सर लेने वाले को ही दोषी माना जाता है। कानून की नज़र में इस प्रथा को चलाने में दोनों ही पक्ष जिम्मेदार हैं। कानून निर्माता इस सामाजिक बुराई को जड़ से खत्म करना चाहते थे। उनका मानना था कि अगर देने वाले पर भी सजा का डर होगा तो वो देने के सामाजिक दबाव का विरोध करने की हिम्मत जुटा पाएगा। ये एक अलग नजरिया है। हालांकि अदालत को ये अधिकार दिया गया है कि अगर कोई खास वजह हो तो वो सजा को 5 साल से कम कर सकती है, पर उसे इसका कारण लिखित में देना होगा। लेकिन शादियों में तोहफे देना तो हमारी संस्कृति का हिस्सा है। माता पिता अपनी बेटी को प्यार से कुछ देना चाहें तो क्या वो भी अपराध हो गया? नहीं, और कानून इस सामाजिक सच्चाई को समझता है। इसीलिए धारा 3 में ही एक, आप कह सकते हैं, एक छूट दी रही है। अगर शादी के वक्त दूल्हा या दुल्हन को बिना किसी मांग के कोई तोहफा दिया जाता है तो वो दहेज नहीं माना जाएगा। अच्छा, बिना मांग के? बिल्कुल। लेकिन यहाँ 2 शर्तें हैं। पहली, ऐसे तोहफों की एक लिस्ट बनानी होगी, और दूसरी, ये तोहफे पारंपरिक होने चाहिए और देने वाले की हैसियत से ज्यादा महंगे नहीं होने चाहिए। लिस्ट बनानी होगी? क्या असलियत में ऐसा होता है? ये तो बहुत अव्यावहारिक लगता है। आपका सवाल बिल्कुल जायज है। यह कानून की मंशा और उसके व्यवहारिक पालन के बीच का फासला दिखाता है। कानून की मंशा ये थी कि पारदर्शिता रहे और तोहफे की आड़ में दहेज का लेन देन न हो। पर हाँ, असल जिंदगी में शायद ही कोई ऐसी लिस्ट बनाता हो। लेकिन अगर मामला अदालत तक पहुंचता है तो ये लिस्ट एक महत्वपूर्ण सबूत बन सकती है। ये तो हुई लेने देने की बात, पर कई बार मामला लेन देन तक पहुंचता ही नहीं, सिर्फ मांग पर ही रिश्ते टूट जाते हैं। क्या सिर्फ दहेज मांगना भी अपराध है? बिल्कुल, और ये एक बहुत ही जरूरी प्रावधान है। धारा 4 सीधे तौर पर सिर्फ दहेज मांगने को ही अपराध बनाती है। अच्छा।
अगर कोई लड़के या लड़की के माता पिता या रिश्तेदारों से सीधे या यूं कहिए घुमा फिरा कर भी दहेज की मांग करता है तो उसे 6 महीने से लेकर 2 साल तक की जेल और 10,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। तो इसका मकसद अपराध को होने से पहले ही रोकना है। सही पकड़ा आपने, बिल्कुल। आजकल तो एक और तरीका देखने को मिलता है। कुछ लोग शादी के विज्ञापनों में लिख देते हैं कि बिजनेसमैन लड़के के लिए ऐसी लड़की चाहिए जो बिजनेस में इन्वेस्ट कर सके, या अपनी इकलौती बेटी की शादी में अपना घर दे दूंगा। क्या ये भी गैर कानूनी है? हाँ, कानून ने इस चालाकी को भी पकड़ लिया था। 1986 में एक संशोधन के जरिए धारा 4 का 4A जोड़ी गई। ये साफ तौर पर कहती है कि अगर कोई अखबार, मैगजीन या किसी भी और तरीके से अपनी संपत्ति या पैसे में हिस्सेदारी का लालच देकर शादी का विज्ञापन देता है तो ये एक अपराध है। इसके लिए क्या सजा है? ऐसा करने वाले को 6 महीने से लेकर 5 साल तक की जेल या 15,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। और अगर दो परिवार आपस में दहेज को लेकर कोई कागजी समझौता कर लें तो उसकी कानूनी हैसियत क्या होगी? उसकी कानूनी हैसियत 0 है। 0। धारा 5 कहती है कि दहेज देने या लेने के लिए किया गया कोई भी समझौता पूरी तरह से अमान्य होगा। वॉइड मतलब आप उसे लेकर किसी अदालत में नहीं जा सकते कि देखिए इन्होंने वादा किया था पर अब दे नहीं रहे। कानून की नजर में ऐसा कोई समझौता हुआ ही नहीं। वाह, तो कानून ने अपराध को हर एंगल से घेरने की कोशिश की है। लेना, देना, मांगना, विज्ञापन देना और समझौता करना सब कुछ गैर कानूनी है। लेकिन अब एक बहुत जरूरी सवाल, मान लीजिए इन सब कानूनों के बावजूद किसी लड़की के परिवार को दबाव में आकर दहेज देना ही पड़ा, तो क्या अब उस संपत्ति पर लड़की का कोई हक नहीं रहा? ये इस कानून का सबसे प्रगतिशील और मैं कहूंगा सबसे शक्तिशाली हिस्सा है जो धारा 6 में है। कानून एक बहुत ही शानदार बात कहता है। वो कहता है कि अगर दहेज दिया भी गया है तो उस संपत्ति की असली मालिक वो महिला ही होगी जिसके नाम पर वो शादी हुई है। सच में? जी हाँ। अगर दहेज किसी और ने, जैसे पति या ससुराल वालों ने लिया है, तो वो सिर्फ एक ट्रस्टी हैं, यानी अमानतदार। उनकी जिम्मेदारी है कि वो उस संपत्ति को महिला को सौंप दें। यानी कानूनन दहेज पर हक ससुराल वालों का नहीं बल्कि बहू का है। ये तो बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। क्या इसे लौटाने की कोई समय सीमा भी है? हाँ, बिल्कुल है। अगर दहेज शादी से पहले मिला था तो शादी की तारीख के 3 महीने के अंदर लौटाना होगा। और अगर बाद में मिला? अगर शादी के वक्त या उसके बाद मिला तो मिलने की तारीख से 3 महीने के अंदर लौटाना होगा। ये महिला का कानूनी अधिकार है। और अगर वो लोग नहीं लौटाते हैं तो ये एक और अपराध बन जाता है। धारा 6 के तहत ऐसा न करने पर 6 महीने से 2 साल तक की जेल या 5,000 से 10,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। और इसी धारा में एक और बहुत संवेदनशील प्रावधान है। अगर शादी के 7 साल के अंदर किसी महिला की अप्राकृतिक कारणों से मृत्यु हो जाती है और उसकी कोई संतान नहीं है तो उसकी दहेज की संपत्ति उसके माता पिता को वापस मिलेगी। और अगर संतान है तो वो संपत्ति उसकी संतान को मिलेगी, ससुराल वालों को नहीं। ये तो महिला को एक बहुत बड़ी आर्थिक सुरक्षा देता है। तो कानून तो बहुत मजबूत है, पर अब बात करते हैं कि ये कानून असल में हरकत में कैसे आता है। एक पीड़ित व्यक्ति इसकी मदद कैसे ले सकता है? शिकायत कौन कर सकता है? मामला किस अदालत में जाएगा? इसके लिए हमें धारा 7 और 8 को समझना होगा। मामला केवल महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में ही चल सकता है। और शिकायत कौन कर सकता है, इसकी सूची भी लंबी है। खुद पीड़ित महिला, उसके माता पिता या रिश्तेदार, या कोई भी मान्यता प्राप्त समाजसेवी संस्था। इतना ही नहीं, अगर अदालत को खुद अपनी जानकारी से या पुलिस रिपोर्ट से अपराध का पता चलता है तो भी वो कार्रवाई शुरू कर सकती है। और इस अपराध की प्रकृति क्या है? आपने कुछ भारी शब्द इस्तेमाल किए थे, संज्ञेय, अजमानतीय। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। संज्ञेय या कॉग्निजेबल का क्या मतलब है? संज्ञेय का सीधा मतलब है कि ये अपराध इतना गंभीर है कि पुलिस को एफआईआर दर्ज करने और जांच शुरू करने के लिए मजिस्ट्रेट के आदेश का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मतलब वो सीधे एक्शन ले सकते हैं। हाँ, वो बिना वारंट की गिरफ्तारी भी कर सकती है। और अजमानतीय यानी नॉन बेलेबल? इसका मतलब है कि जमानत मिलना आरोपी का अधिकार नहीं है। जमानत देनी है या नहीं, ये पूरी तरह से अदालत के विवेक पर निर्भर करेगा। यह प्रावधान अपराध की गंभीरता को दिखाता है। और एक और शब्द था अशमनीय, यानी नॉन कंपाउंडेबल। इसका अर्थ है कि इस मामले में शिकायतकर्ता और आरोपी के बीच अदालत के बाहर कोई समझौता नहीं हो सकता। मतलब कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। जी। ऐसा नहीं हो सकता कि दबाव डालकर शिकायत वापस ले ली जाए
एक बार मामला दर्ज हो गया तो उसका फैसला अदालत ही करेगी। ये पीड़ित को दबाव से बचाने के लिए है। इन सब प्रावधानों के अलावा इस कानून में एक और चीज है जो इसे बाकी कानूनों से बहुत अलग बनाती है, सबूत का भार। मैंने सुना है कि इसमें ये उल्टा है। ये क्या है? आपने बिल्कुल सही सुना। ये है धारा 8 का ए और ये इस कानून का ब्रह्मास्त्र है। आमतौर पर किसी भी आपराधिक मामले में ये जिम्मेदारी अभियोजन पक्ष यानी शिकायत करने वाले की होती है कि वो साबित करें कि आरोपी ने अपराध किया है। हाँ, सिद्धांत है आप तब तक निर्दोष हैं जब तक दोषी साबित न हो जाएं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है? जी नहीं। यहाँ कानून निर्माताओं ने महसूस किया कि दहेज के मामले घरों की 4 दीवारों के भीतर होते हैं, जहाँ सबूत मिलना लगभग नामुमकिन होता है। इसलिए इस सामाजिक बुराई से लड़ने के लिए उन्होंने इस सिद्धांत को पलट दिया। अगर किसी व्यक्ति पर धारा 3 दहेज लेने या धारा 4 दहेज मांगने का आरोप लगता है, तो ये साबित करने का भार उसी आरोपी पर होगा कि उसने दहेज नहीं लिया या नहीं मांगा है। ये एक बहुत बड़ा प्रक्रियात्मक बदलाव है जो पीड़ित को ताकत देता है। बिल्कुल, एक गेम चेंजर है ये। ये तो सच में एक गेम चेंजर है। अंत में इन सब कानूनों को जमीन पर लागू करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या इसके लिए कोई खास अधिकारी होते हैं? इसके लिए धारा 8(8)(b) के तहत दहेज प्रतिषेध अधिकारियों यानी डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स की नियुक्ति का प्रावधान है। और इनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकारें इनकी नियुक्ति करती हैं। इनका काम है ये सुनिश्चित करना कि कानून का पालन हो, दहेज के लेन देन को रोकना और अगर अपराध हो तो उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करना। इनकी मदद के लिए एक सलाहकार बोर्ड भी बनाया जा सकता है जिसमें समाजसेवी होते हैं। ये तो कागज पर बहुत अच्छा लगता है, पर क्या हमारे पास हर जिले में वाकई ऐसे असरदार अधिकारी हैं, या ये भी एक ऐसा प्रावधान है जो बस किताबों में ही रह गया है? यही इस कानून की सबसे बड़ी चुनौती है। कई राज्यों में इन अधिकारियों की नियुक्ति हुई है, लेकिन अक्सर उनके पास पर्याप्त संसाधन या वो अधिकार नहीं होते। कानून का होना एक बात है और उसे लागू करने वाली मशीनरी का मजबूत होना दूसरी। और दोनों में एक बड़ा फासला है। अक्सर इन दोनों के बीच एक बड़ा फासला रह जाता है और यही वजह है कि इतने सख्त कानून के बावजूद हमें आज भी दहेज से जुड़ी खबरें सुनने को मिलती हैं। तो आज की इस बातचीत से ये साफ है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि एक पूरा सुरक्षा कवच है। ये दहेज को परिभाषित करने से लेकर उसे हर रूप में अपराध बनाने, पीड़ित महिला को संपत्ति का अधिकार देने और आरोपियों को सजा दिलाने के लिए एक मजबूत प्रक्रिया बनाने तक हर पहलू को समेटता है। बिल्कुल। और कानून के हर छात्र और समाज के हर नागरिक के लिए सोचने वाली बात यह है, अगर हमारे पास कानूनी तौर पर इतना मजबूत औजार है जिसमें अपराध गैर जमानती है और सबूत का भार भी आरोपी पर है, तो फिर ये सामाजिक बीमारी आज भी जिंदा क्यों है? कानून की किताबों में लिखी बात और समाज की हकीकत में इतना अंतर क्यों है? इस सवाल का जवाब सिर्फ कानून की धाराओं में नहीं बल्कि हमारी सामाजिक चेतना में छिपा है।